नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आपके कैप्सूल क्रैश कोर्स में रिवीजन की क्लासेस आपकी 25 नवंबर से शुरू हुई हैं और इसमें हिंदी की क्लासेस आपकी शाम को 4 बजे चल रही है, जिसमें अभी हम रिवीजन कर रहे हैं गद्य खंड का, जहां से बनते हैं गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 यानी राष्ट्र का स्वरूप और रॉबर्ट नर्सिंग होम, इस चैप्टर का रिवीजन किया था। आज हम इसके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को और डिटेल में जानेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं। तो कैसे हो आप लोग। कल हमारी हिंदी की मैराथन भी हुई थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने कल वाली मैराथन देख ली होगी। कल वाली मैराथन में हमने पद्य खंड के जितने चैप्टर थे उन सभी का रिवीजन किया है। तो अब तक आपकी हिंदी की ये जो 2 मैराथन हमने करी है, यानी एक 13 अक्टूबर को जो 12 घंटे की हुई थी और ये जो कल हुई है, इन दोनों को आप अगर देख लेते हैं तो आपका हिंदी का पूरा सिलेबस आपकी एक बार नजर से चला जाएगा। फिर आपको सिर्फ इसके नोट्स बना के याद करने का काम होगा, जो कि आप अपनी कैप्सूल क्रैश कोर्स से कर सकते हो। ठीक है, तो देख लिया आप सबने क्लास। खुशबू, मोहित, धनंजय, अरुण, नवीन, भाई साहब आपकी 8 साढ़े 8 घंटे बोलने के बाद अगले दिन फिर क्लास में आना, समझ रहे हो कितनी बड़ी समस्या है ना। छूट गया मेरा तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लास आपको रेगुलर लेनी है और मैं आप लोगों की तबीयत खराब होने के बाद आप लोगों की क्लास में छुट्टी नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक भी छुट्टी ना हो, ताकि हमारा रिवीजन का टारगेट अगर 10 जनवरी तक का है तो मैं छुट्टी कर लूंगी तो आप लोगों का वो 10 जनवरी का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कैसे भी करके दवाई वगैरह खा के आपके ऑफिस आ रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। कल की भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं पूरी घंटे खड़े होकर क्लास ले लूंगी, पर आप लोग साथ में थे तो वो हो गया। 8 साढ़े 8 घंटे भी बीत गए, है ना। तो समझ रहे हो आपके टीचर्स आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत वो रिजल्ट में तभी कन्वर्ट होगी जब आप लोग भी अपनी तरफ से उसी डेडिकेशन के साथ लगे होंगे। ये हमारा कुछ भी होता है हम छुट्टी नहीं करते हैं इसीलिए कि भैया बोर्ड के एग्जाम है, तो वैसा ही डेडिकेशन आपका भी चाहिए, है ना, तभी आपके अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए आपको भी यही डेडिकेशन रखना है। ये नहीं कि आज मन नहीं करा तो क्लास नहीं ली, आज हल्का सर दर्द है तो छोड़ दी क्लास, ठीक है, आज कहीं शादी है तो छोड़ दी। भाई हमारा भी तो घर परिवार है, हमारे घर में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, कहीं से शादी का भी निमंत्रण आता होगा, कभी तबीयत भी खराब हो जाती होगी, कभी ऐसा भी होता होगा कि आज नहीं जाते, आज छुट्टी कर लेते हैं। पर आपके सभी टीचर्स आप देखोगे कि कुछ भी हो रहा हो लेकिन क्लास लेनी है, वो वाले डेडिकेशन रहता है। तो आप में भी यही डेडिकेशन चाहिए और 2-2.5 महीने के लिए तो बहुत चाहिए। ये अभी आपका अगर हम देखें तो दिसंबर है ना, आज से 1 दिसंबर शुरू हो गया है, तो आप लोगों के दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने आप लोगों का ये डेडिकेशन चाहिए। जैसा आपके टीचर्स में है, आप बड़े भैया दीदी बोल रहे हैं, तो जैसा डेडिकेशन हम लोगों में है वही डेडिकेशन आपके अंदर जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम अच्छा नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज पढ़ाना शुरू करती हूँ आपको। गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हम कर रहे थे, 2 चैप्टर हमने पढ़े थे। एक था हमारा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक आपको पता ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। 3 चीजों की बात करते हैं, भूमि, जन और संस्कृति। ये की पॉइंट्स को हमने लास्ट क्लास में समझ लिया है। आज हम केवल गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। जैसे मेरे पास गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ज्यादा गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्य उपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये आपका गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये एक तो आता है कि इसका पाठ और का शीर्षक और लेखक लिखिए। कई बार ये देकर ना देकर के आपसे पूछता है इसका संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में भी आप यही लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं।
तो आपको संदर्भ में भी यही लिखना होता है। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, अब ये गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अनंत काल से है, इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। तो अब यही उसका उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में आप जो पढ़ रहे हैं इसी पर तो आधारित प्रश्नोत्तर है। तो आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कहा गया है कि हमें इस जो पृथ्वी है जिसका निर्माण देवों ने किया है उसके भौतिक रूप की जानकारी के प्रति, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा के प्रति जागरूक रहना चाहिए, है ना। इसको भली भांति समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, जितना हम इसके प्रति सचेत होते हैं उतनी ही हमारे अंदर की राष्ट्रीय विचारधारा की जो भावना है वो मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं के द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य भी यही है ना, कि इस जो आपकी भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है, हम इसके पार्थिव स्वरूप, पार्थिव और भौतिक एक ही है। पार्थिव और भौतिक का मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो हमें इस पृथ्वी का भौतिक स्वरूप क्या दिखाई दे रहा है, हमें नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी दिखाई दे रही है। तो ये सब इसका भौतिक रूप है। इसके प्रति हम जितने सचेत होंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, तो उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना होगी, राष्ट्र से प्रेम करने की भावना होगी, वह उतनी मजबूत होगी। इसीलिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम इसकी सुंदरता, इसके भौतिक रूप, ठीक है, भौतिक रूप में आप जरूरी नहीं, गद्यांश में ये नहीं लिखा कि नदी पहाड़ पर्वत, लेकिन आप लिख सकते हैं यहाँ कि इसके भौतिक रूप ब्रैकेट में डाल दीजिए, नदी, पहाड़, है ना, खेत, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फिर लिखिए इसके प्रति हम सचेत रहेंगे और हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम किसी भी दशा में इसको विकृत ना होने दें, खराब ना होने दें। ठीक, अब अगला सवाल है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा सवाल आपके क्या कर्तव्य है। अब ये जो गद्यांश है ना, ये आपके बहुत बार एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन आपके लगभग हर बार इसमें कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा धर्म क्या है, राष्ट्र के प्रति हमें क्या करना चाहिए, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा है, उत्तर इसका एक ही होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग ज्यादा परेशान होते हैं, इसकी व्याख्या कैसे करनी है। जैसे लिखा, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह आपकी निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहती होती हैं उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर भी पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो आप बोलोगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कहा गया है कि जो भावना आपकी राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होगी, यानी आप, जैसे मैंने आपको कहती हूँ कि हम पृथ्वी के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, जैसे जानेंगे कि भाई हम सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो आपके जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उस ऑक्सीजन से हमारी सांसें चल रही हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें यही खेत खलिहानों में जो हम फसलें बो रहे हैं उससे मिल रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं वो इस पृथ्वी पर बहने वाली नदियों से मिल रहा है। तो हम जितना इसके बारे में जानते हैं, जितना पृथ्वी के बारे में जानते हैं, उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है, राष्ट्र से प्रेम करने की जो भावना है वो उतनी बलवती होती है। और अगर हमारी यह भावना पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी तो वो निर्मूल है। निर्मूल का मतलब कि उसका कोई आधार ही नहीं है, वो खोखली है। तो निर्मूल शब्द का अर्थ, आप, मूल मतलब होता है जड़, निर मतलब नहीं। तो जैसे जो पेड़ जड़ रहित होता है, सूख जाता है, तो ऐसे ही यह राष्ट्रीयता की भावना जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है, यानी खोखली है वह आपकी। और अगर ये राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जुड़ी होंगी, पृथ्वी से जितनी ज्यादा गहरी जुड़ी होंगी, उतना ही हमारे अंदर जो राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव है वो उतना पल्लवित होगा, यानी उतना वह राष्ट्रीय प्रेम का भाव उतना फलेगा फूलेगा, है ना। हमारे अंदर राष्ट्र से प्रेम करने की भावना उतनी ज्यादा बढ़ेगी और हमें इस पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसके आद्योपांत, आद्योपांत मतलब संपूर्ण, शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना चाहिए और ये जब हम करेंगे तो हमारी राष्ट्रीयता उतनी मजबूत होती जाएगी। तो आपने गद्यांश में जो समझा है उसी को आपने लिख देना है। सच्चे अर्थों में यह पृथ्वी किसकी जननी है। अब इसका उत्तर बहुत लंबा नहीं होगा, इसका तो एक ही लाइन में होगा, किसकी जननी है। तो ये दिखा,
राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो ये एक लाइन का उत्तर है कि यह पृथ्वी हमारी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने के क्या परिणाम होंगे। आप जागरूक होंगे तो क्या परिणाम निकलेगा इसका। तो हमने गद्यांश पढ़ा, क्या समझ में आया कि इसका परिणाम ये होगा कि हमारे अंदर राष्ट्र का जो प्रेम है, राष्ट्रीयता है, वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी, बलवती होगी, उतनी गहरी होगी। तो यही आपने लिख देना है कि हम भूमि के पार्थिव स्वरूप, भौतिक स्वरूप के प्रति जितने ज्यादा सचेत होते हैं, जितने ज्यादा जागरूक होते हैं, हमारे अंदर का राष्ट्र प्रेम भाव, राष्ट्र भक्ति का भाव उतना मजबूत होता है। भूमि का अस्तित्व कब से है। अब भूमि का अस्तित्व कब से है, तो शुरुआत वाली लाइन में ही बोला, अनंत काल से है, देवताओं ने इसका निर्माण किया है ना। तो ये तो पहली ही लाइन में उत्तर था। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो किसको निर्मूल कहा है, जो राष्ट्रीयता की भावना पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, उसको लेखक यहाँ पर निर्मूल कहते हैं। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों के अर्थ लिखिए। पार्थिव मतलब जो धरती से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने कहा धरती मिट्टी से जुड़ा क्या है, खेत खलिहान है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, ये सब क्या है, धरती से जुड़े हुए हैं। इसको आप पार्थिव को भौतिक या धरती से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ, है ना, ये कह सकते हो। आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये वाला गद्यांश। कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल जरूरी है। प्रश्नों पर आती हूँ मैं, गद्यांश तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहला तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम सबको लिखना ही है। दूसरा, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल जरूरी है। अब आ जाइए, इसमें जांच पड़ताल शब्द कहाँ पर आया है। तो आप देखेंगे कि धरती माता की गोद में जो अमूल्य निधियां पड़ी है वह वसुंधरा कहलाती है। उसकी जांच पड़ताल बड़ी आवश्यक है। तो ये जो जांच पड़ताल है, तो आप किसकी जांच पड़ताल करने के लिए बोला है, इसी की, कि धरती माता की कोख में जो ये अमूल्य निधियां हैं। अब अमूल्य निधियों में आपको यहाँ लिखना है क्या है आपके, तो आप बताओगे कि जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है ना, धातुएं हैं, ये सब हमें हमारे धरती माता की गर्भ में छुपे होते हैं। यानी आप जब खुदाई करते हैं तब ये आपको मिलते हैं। तो अब इसी को आप बताओगे कि यहाँ पर हमें अपने आर्थिक अभ्युदय के लिए पृथ्वी की गर्भ में जो ये अमूल्य निधियां हैं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसमें पेट्रोल, डीजल, धातुएं, खनिज, है ना, इन पदार्थों को जितना ज्यादा हम इससे परिचित होंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, खोजेंगे, तो उतना ही हम अपने देश के आर्थिक अभ्युदय में आर्थिक अभ्युदय कर सकते हैं। यानी देश का उतना ज्यादा विकास होगा। भाई मैंने कहा भाई हमारे खेत में खजाना छुपा है। अब वो छुपा है लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम आलसी थे, हम कभी खेत में गए ही नहीं। और अगर हम चले गए तो हमें पता चल जाएगा हमने खेत खोदा, हमें खजाना मिल गया, तो हम क्या हो जाएंगे, तुरंत अमीर हो जाएंगे, है ना, समृद्ध हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे देश में कुछ है, धरती माता के गर्भ में छुपे हुए कुछ ऐसे खजाने हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने देश में आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करना हमें जरूरी है ना। तो यहाँ पर हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल करना जरूरी है, तो समझ गए आप, किसकी जांच पड़ताल, कि हमारे आसपास जो खजाना है उसकी जांच पड़ताल करें, तभी तो हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए जरूरी है कि पृथ्वी की कोख से भरी अमूल्य निधियां, पृथ्वी के अंदर पोषित जो धातुएं हैं, पृथ्वी को देह को सजाने वाली जो मिट्टी है, उसकी अगर हम सही प्रकार से जांच पड़ताल करें तो ये सब हमारे देश के अभ्युदय के लिए, अभ्युदय मतलब होता है विकास, है ना। अभ्युदय का मतलब क्या होता है, आपके एक तरीके से विकास करना, बढ़ाना किसी चीज को। और आर्थिक अभ्युदय का मतलब है पैसे के स्तर पर बढ़ाना, है ना। धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, तो वसुंधरा सबसे पहली लाइन में ही है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं और इसीलिए इसको वसुंधरा कहा जाता, क्योंकि वसुन का मतलब हो गया धन संपदाएं, धरा मतलब धारण करने वाली। तो यही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है।
कि पृथ्वी की गर्भ में अनेक सारे रत्न हैं, अमूल्य निधियां हैं, निधियां मतलब खजाना, तो अमूल्य खजाना है भैया, है ना, तो उसके कारण ही पृथ्वी को हम वसुंधरा कह देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है? तो आप कहोगे भूमि का महत्व दर्शाया गया है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई है, ये भी बता देंगे, धरती माता की कोख में भरी हुई है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, कैसे सजाया है? तो पृथ्वी की देह को जो लगातार बहने वाली ये नदियां हैं, ये क्या करती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं। जब पहाड़ों से टकराती हैं तो इनके टकराने से जो पहाड़ों की चट्टान है वो धीरे धीरे टूटता है, और टूटते टूटते इतने बारीक कणों में बदल जाता है कि वो मिट्टी बन जाता है, और उसी मिट्टी से पृथ्वी माता की देह सजती है। ये बात आपको यहाँ पर लिख देनी है। पहाड़ों को किसने पीसा है? तो दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं ये आपकी पहाड़ों को पीसती हैं, यानी पीसने का मतलब टकराती हैं और बारीक मिट्टी में बदल देती हैं। अब पहला आपने भूमि से संबंधित देखा, तो भूमि वाला हिस्से में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो ये वाला है। 3 हिस्से हैं इसमें, भूमि, जन और राष्ट्रीयता। भूमि का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये वाला है। अब दूसरा हिस्सा आपके जन। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, तो ये आपका मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए गद्यांश को नहीं पढ़ती, सीधे प्रश्नोत्तरों पर आऊंगी। पाठ का शीर्षक या संदर्भ पूछेगा, ये वाला प्रश्नोत्तर सब कर लेंगे। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसने क्या कहा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। सीधे सीधे उत्तर मिल गया कि पृथ्वी और जन मिलते हैं तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तीसरी बात बोली, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ये भी आपको सीधा उत्तर मिल रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब इसमें भी समझाने जैसा कुछ नहीं है, सीधे वाले उत्तर हैं। ठीक, अब है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? अब हम इसको देखें, लिखा है जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आप बोलो जैसे आपकी माँ है, वो उससे पहले पत्नी थी, बहू थी, बेटी थी, बहन थी, लेकिन माँ नहीं थी, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बनी। ऐसे ही इस पृथ्वी को हमने पृथ्वी माँ तब कहा जब इस पर रहने वाला मनुष्य आया, तो कहा कि जन के कारण ही पृथ्वी माता कहलाती है, मातृ संज्ञा को प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश में मेरे पास यहां से यहां तक, आप इसको अपने शब्दों में समझाओ। अब आप बोलो कि इस राष्ट्र का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो जन, तो ये भूमि है और इस पर रहने वाला जन है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है, और जब तक जन नहीं होता तब तक यह जो राष्ट्र है, ये पृथ्वी है, ये मातृभूमि की संज्ञा भी प्राप्त नहीं करती। यानी मनुष्य का और इस पृथ्वी का संबंध आपके माता और पुत्र का है ना, माता और पुत्र का है। तो असल मायने में जो ये मनुष्य है, जन है, वह पृथ्वी का पुत्र है। यही बात आपको लिख देनी है। पृथ्वी और मनुष्य जब दोनों मिलते हैं तो राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। दोनों अंगों में से किसी एक के अस्तित्व के बिना राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना बेकार है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो राष्ट्र का स्वरूप बनेगा ही नहीं। और पृथ्वी पर मनुष्य जाति निवास करती है, और पृथ्वी को इसीलिए पृथ्वी को मातृभूमि कहकर संबोधित करती है। अगर यहाँ पर मनुष्य ना हो तो इस पृथ्वी को आपकी मातृभूमि कौन बोलेगा? तो इस आपके मनुष्य के जन के कारण ही यह पृथ्वी मातृभूमि बनती है, और यह जन वास्तव में पृथ्वी का पुत्र है। तीसरा गद्यांश, माता पृथ्वी को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये गद्यांश को भी नहीं पढ़ते, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन सब कर लेंगे। पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे होता है? तो क्या लिखा है कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना, कि आप अपनी माँ से कुछ लेने के अधिकारी कब हो? कि जब माँ बीमार होती है तो आप उसका हालचाल पूछते हो, चिंता करते हो, है ना, माँ को जिस चीज की जरूरत है वो ला कर दोगे, तब तो आप उस पर हक भी रखोगे। जैसे पड़ोस वाली आंटी से नहीं बोलोगे ना कि भूख लगी है, खाना दो, आंटी खाना दो, हक से बोल सकते हो, नहीं, मम्मी से बोल सकते हो। तो यहीं पर जब आप अपने इस पृथ्वी के प्रति, अपने इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हो, इसको अपनी माता और पुत्र के संबंध को समझते हो, तभी आप इस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने के अधिकारी हो। अगर आप इस संबंध को मानते ही नहीं तो फिर आप इसके वरदानों में भी भाग पाने के अधिकारी नहीं। वरदान क्या है? कि भाई मैं सांस ले रही हूँ,
मैं आपके यहाँ फसल उगा करके जो आपके इस मिट्टी में ही जो मैं फसल बोऊंगी उसी को काट के खाने वाले हैं, है ना? पूरी तरीके से हम पृथ्वी पर ही आश्रित हैं। रहने से लेकर के खाने पीने से लेकर सांस लेने से लेकर पूरा जीवन पृथ्वी पर आश्रित है। तो जब मैं इस संबंध को स्वीकार करती हूँ तो मुझे इस पृथ्वी के संसाधनों पर भी अधिकार है, अगर नहीं करते हैं तो उस पर भी अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार केवल उसको है जो पुत्र धरती रूपी माता का सत्कार करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, जो भूमि के साथ अपना संबंध माता और पुत्र का मानते हैं। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति क्या प्रेम क्या सूचित करता है, अब ये भी यहाँ पर लिखा होगा। यह आप इस दृढ़ भक्ति पर वरदानों में भाग, हाँ ये रहा। स्वार्थ के लिए जो पुत्र है अगर वो माता के प्रति प्रेम दिखाए, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, है ना, कई लोग क्या करते हैं, सीआईडी वगैरह में देखते होगे कि कई लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी माँ के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो जैसे ही उस वो आपकी बीमार होती है तो वहां पर सेवा करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही आपके माता पृथ्वी माता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। तो यह दिखाता है पुत्र के अधः पतन। अधः पतन यानी नीचे गिरना, कि वो कितना नीचे गिर चुका है, ये इस स्थिति को सूचित करता है। क्योंकि खोखला प्रेम होगा तो आप फिर पृथ्वी माता का ध्यान थोड़ी रखोगे। आप तो कुछ भी खा रहे हो, कुरकुरे खाया, पैकेट कहीं भी फेंक दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है कि उस प्लास्टिक के पैकेट का पृथ्वी में उसको गलने में मिट्टी में मिलने में कितने साल लग जाएंगे, वो कैसे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को खत्म करेगा, ये आप सोचोगे ही नहीं, है ना? क्योंकि आप तो दिखावटी प्रेम करते हो, और दिखावटी प्रेम करोगे तो फिर आप धीरे धीरे इस पृथ्वी को नष्ट करोगे, और पृथ्वी को नष्ट करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार केवल स्वार्थ के लिए किया गया प्रेम पुत्र के अधः पतन को दिखाता है। अब लिखा है धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है, बताओ क्या कर्तव्य है। देखो लिखा है कि माता के प्रति अनुराग सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जैसे एक माँ के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, अनुराग मतलब होता है प्रेम, उसकी सेवा का भाव होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तो यह आपका एक स्वाभाविक कर्तव्य है। कोई आपको सिखाए तब आप ऐसा करो नहीं, माँ के लिए अपने आप निकलता है मन से। इसीलिए कहा कि यही माता के प्रति जो अनुराग है, सेवा भाव है, यह किसी भी पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, निष्कारण धर्म है, यानी बिना कोई कारण का यह आपका एक धर्म होता है। धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का कर्तव्य है कि वह पृथ्वी माता को स्नेह करे, अनुराग रखे, है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करे। इस प्रकार वह धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, तो आप कहोगे दृढ़ बंधन मतलब मजबूत बंधन। बोले यह प्रणाम भाव, प्रमाण भाव नहीं, प्रणाम भाव, प्रणाम। जब हम इस पृथ्वी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और अपना सर झुका देते हैं कि तुम्हें प्रणाम है ना, मैं पुत्र हूं, तुम माता हो, तुम्हें प्रणाम है, ये बोलते हुए जब हम सर झुका देते हैं तो जाकर के यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का एक दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत बंधन बनता है। फिर इस बंधन को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर एक बार आपके हृदय ने यह स्वीकार कर लिया कि मेरा पूरा जीवन इस पृथ्वी पर आश्रित है, तो फिर ये जो आप इसके आगे सर झुका लेंगे और फिर ये जो आपका इसके साथ संबंध बनेगा वह कैसा होगा, बहुत दृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो मातृभूमि के प्रति जन के मन में प्रणाम भाव का आना ही इसके दृढ़ बंधन को दिखाता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इस पंक्ति का आशय क्या है, तो आप बताओगे कि जब हम आपकी इस धरती के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं, है ना, सम्मान व्यक्त करते हैं, तो यह सम्मान भाव व्यक्त करना हमारे संबंध को मजबूत बनाता है। और जब पृथ्वी और मनुष्य का संबंध मजबूत बनता है तो जो राष्ट्र है वह और ज्यादा विकसित होता है। क्योंकि अब हम जो भी करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे। हमारी हर गतिविधि में हम ये ध्यान रखेंगे कि कहीं पृथ्वी को नुकसान तो नहीं हो रहा। और जब हम ये सोचते हुए हर कार्य को करेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और राष्ट्र आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, तो अपने आप राष्ट्र का भवन मजबूत बनेगा, है ना। यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। दृढ़ भित्ति और निष्कारण। दृढ़ मतलब मजबूत, भित्ति मतलब दीवार।
तो ये दोनों आपके पृथ्वी और मनुष्य का संबंध मजबूत होगा। इसकी मजबूत दीवार पर आप एक राष्ट्र का भवन तैयार करोगे। जैसे आपको घर बनाना है तो नीचे वाला जो आपका बेस होता है उसको आप बहुत मजबूत बनाते हो, क्योंकि आधार मजबूत होगा तो मकान ऊपर मजबूत बनेगा। ऐसे ही यह बंधन मजबूत होता है तो राष्ट्र का भवन भी मजबूत बनता है। निष्कारण मतलब बिना किसी कारण के। रेखांकित अंश की व्याख्या, यही बात घुमा फिरा के वही बात इसमें भी लिखनी है कि जब मनुष्य के मन में पृथ्वी के प्रति जागरूकता आने के बाद प्रणाम भाव जागता है, वह अपने और इस धरती के संबंध को समझता है, तो इससे आपके दोनों का संबंध मजबूत बनता है और इस मजबूत संबंध पर एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है और वो राष्ट्र का भवन आपके मजबूत होता है और चिरजीवन, चिरजीवन यानी लंबे समय तक टिकने वाला होता है। ठीक है, लंबे समय तक स्थायी रहता है। राष्ट्र आगे बढ़ेगा और लंबे समय तक आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी बिना सोचे समझे विकास के नाम पर कुछ भी करते रहेंगे तो थोड़े समय पर तो लगेगा हमारे देश का विकास हो रहा है, लेकिन भविष्य में फिर बड़ी बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। जब इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य और इसी मर्यादा को मानकर यानी इसी संबंधों को समझकर मनुष्य के मन में जो आपके अपने अधिकार और कर्तव्य है इसका उदय होता है, यानी ये उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा गद्यांश, किसी जन को पीछे छोड़कर, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी होगी। अब यहाँ पर प्रश्न देखते कैसे पूछे हुए। जन का प्रवाह किस रूप में होता है, तो आप क्या कहेंगे? इस गद्यांश में लिखा है, देखिए, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो जन का संततवाही, संततवाही यानी लगातार चलते रहने वाला। मैंने आपसे कहा कि कोरोना आया, कोरोना में लगा दुनिया खत्म होगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसे ही इतिहास में इतने लाखों साल, 4 5 6 7 लाख साल अगर हम पुराना इतिहास देखें तो मनुष्यों के जीवन में बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी समस्या आई जिससे लगा कि अब पूरा आपकी मनुष्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। जैसे नदी बहती है, नदी बहती है तो रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं, लगता है नदी अब यहाँ रुक जाएगी, लेकिन नदी क्या करती है, उससे टकराकर अपना रास्ता मोड़ लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जन का जीवन है वह लगातार आगे बढ़ते रहने वाला संततवाही आप बताएंगे। जन का प्रवाह अनंत रूप में है, जैसे नदी का प्रवाह सब हमेशा बहता रहता है, गतिशील रहता है, तो ऐसे ही मनुष्य भी अपने कार्य व श्रम के माध्यम से प्रगति उन्नति के एक अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कोविड में वैक्सीन बनाई और वैक्सीन सबको लगवा दी तो हम लोग सब बच गए, है ना, और आपके कुछ लोग वहीं भी खत्म हुए। आगे ऐसे भविष्य में कोई ऐसी और भयंकर बीमारी आ जाए, हम उसका भी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। जैसे नदी अगर रास्ते में रुकावट आ जाए तो रास्ता मोड़ती है, टकरा करके रास्ता बदल लेती है। ऐसे जो मनुष्य है वो भी अपने कार्य और श्रम से, अपनी बुद्धि से बचने का उपाय निकाल लेते हैं, और इस तरीके से ये जो जन का प्रवाह है ये नदी की तरह आगे बढ़ता रहता है। संततवाही, संततवाही शब्द का अर्थ क्या है? संतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार जो करता होता रहे, प्रवाहित मतलब बहने वाला, लगातार बहता रहे, जो लगातार प्रवाहित होते रहे, जो होता रहे। जो घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट करिए। घाटों का निर्माण का मतलब क्या है कि जैसे नदी है तो नदी थोड़े थोड़े रास्ते पर टकराती है, फिर रास्ता बदल देती है, उसी को पड़ाव कहते हैं। कि नदी सीधे ऐसे आ रही थी, यहाँ पर कोई अवरोध निकला, फिर नदी ऐसे बही, है ना, यहाँ से उसने अपना रास्ता बदल दिया, फिर यहाँ पर कोई शर्त निकला, फिर नदी ने ऐसे रास्ता बदला, तो ये नदी के अनेक पड़ाव हो गए। ऐसे ही जो मनुष्य है वह अपने कार्य और श्रम से रास्ते में आ रही जो बाधाएं हैं उनको पार कर लेता है, तो इसी को पड़ाव के रूप में आगे बढ़ना कहेंगे। तो घाटों का निर्माण है, जैसे नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से लगातार प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो उसका निर्माण करते हुए वह अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लिखा है, सूर्य की रश्मियां नित्य, नित्य मतलब रोज, सुबह भुवन को अमृत से भर देती है। तो सूर्य की किरणें रोज इस संसार को अपनी अमृत किरणों से, जीवन देने वाली किरणों से भर देती है, और जब तक सूर्य की किरणें आ रही हैं तब तक राष्ट्रीय जन, राष्ट्र में रहने वाले जन, इसका जीवन भी अमर है। तो यही बात हमें यहाँ पर बतानी है कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से पृथ्वी जो है सुबह सुबह रोज
अपनी अमृतमय किरणों से परिपूर्ण हो जाती है। यानी प्रकृति में जब तक सूर्य की किरणें रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासी के लोगों का जीवन भी अमर रहेगा। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? अगली लाइन वही, जब तक सूर्य की किरणें हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तादात्म्य और अजर, इस शब्दों का अर्थ क्या है? तादात्म्य मतलब होता है एक हो जाना। जैसे इस ग्लास का पानी है, इस ग्लास का पानी है, दोनों को मिला दोगे दोनों एक हो जाएंगे। जैसे इस ग्लास में दूध है, इस ग्लास में पानी है, पानी को दूध में डाल दो तो ये दोनों मिलकर आपको दूध में पानी मिला देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि दूध कौन सा है पानी कौन सा, दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे। चाय में चाय मिला तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसी को तादात्म्य कहते हैं। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से मिलकर उसी के जैसा हो जाना तादात्म्य है। और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जर मतलब बूढ़ा, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो। एक वस्तु का मिलकर दूसरी वस्तु के रूप में हो जाना तादात्म्य, और अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं हो रहा। रेखांकित अंश की व्याख्या, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो आप बताओगे कि इतिहास में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, है ना, बहुत सारी जो है बाधाएं आई, लेकिन उनको पार करते हुए जैसे नदी आगे बढ़ती है ऐसे मनुष्यता भी, राष्ट्रीय जन भी इस नई उठती गिरती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी तैयार है ना, आगे बढ़ता रहेगा निरंतर। और यह लोगों का, जन का लगातार प्रवाहशील जीवन बिल्कुल नदी के प्रवाह की तरह है, जिससे कि मनुष्य भी अपने कर्म और श्रम से उत्थान के नए घाटों का निर्माण करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। यही बात आप इसमें समझा देंगे। ठीक, अब अगला गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आपके जंगल है, जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे को दबाते नहीं है। जैसे आम का पेड़ है तो वो सोचेगा कि छोटा वाला पौधा ना हो, मैं इस तक धूप ना पहुंचने दूं, मिट्टी में जो खनिज पदार्थ है वो इस तक ना पहुंचे। भाई आपके जो मिट्टी है उसमें जो खनिज पदार्थ हैं पेड़ उसी को तो लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ों में ये लड़ाई हो जाए कि इस पृथ्वी में जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सारे मैं ही सोख लूंगा, अपने अंदर इकट्ठे कर लूंगा, तो क्या होगा, बाकी पेड़ जो है उनकी जड़ों को कुछ मिलेगा ही नहीं और धीरे धीरे बाकी पेड़ सूख जाएंगे, जो ताकतवर होगा वही बचेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंगल में रहते हुए पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तालमेल बिठाते हुए फलते फूलते हैं, ऐसे ही राष्ट्र में अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े, इस बात को इसमें बताया गया है। प्रश्न उत्तर देखेंगे। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? तो आप बताओ, जंगल में अनेक प्रकार के लताएं पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, और राष्ट्रीय जन में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, कोई बिहार का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है। तो जैसे जंगल में ये अनेक प्रकार की वनस्पतियां मिलकर सामूहिक रूप से रहती हैं, ऐसे ही प्रत्येक देश में अनेक संस्कृतियां एक दूसरे से मिलकर साथ रहती हैं। अविरोधी मतलब बिना विरोध के, और अदम्य मतलब जिसको दबाया ना जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? तो बता दो, जंगल से की गई है। वो तो आपके, अच्छा, नदी से की गई है, नदी का भी उदाहरण दिया है, ठीक है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक हो जाते हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। तो जैसे अलग अलग नदियां हैं लेकिन समुद्र में वो एक हो गई, ऐसे ही जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत की अलग अलग संस्कृतियां भी भारत की बात करने में सब एक हो जाएंगी, हम कहेंगे ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेखक के अनुसार किसी राष्ट्र का सुखद जीवन किस भावना पर आश्रित होता है? बताओ किस पर आश्रित होगा सुखद जीवन? तो लिखा है, यद्यपि बाह्य की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, पर आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, ये इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति सहृदय है, सहृदय मतलब जिसके हृदय में भावनाएं हैं, है ना, जिसका हृदय जिंदा है, भावनाओं को सबकी महसूस कर पाता है, ऐसा व्यक्ति जो सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और आनंदित होता है। तो यानी सहृदयता हर संस्कृति के आनंद को महसूस करने के लिए आवश्यक है। तो परस्पर सौहार्द एवं एकता की भावना, सहृदयता की भावना, सौहार्द मतलब भाईचारा। तो जब मेरे हृदय में भावनाएं होंगी तो मैं आपकी खुशी में भी उतना ही खुश होंगी,
है ना। तो ये जो आपस में भाईचारे की भावना है, प्रेम की भावना है, सहृदयता की भावना है, ये किसी भी राष्ट्र के सुखमय जीवन के लिए जरूरी है। ठीक। अब लिखा है राष्ट्र के अस्तित्व का आधार क्या है, तो आप कहोगे राष्ट्र में होती है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, जाति, वर्ग। इन भेदभावों को भुलाकर अगर हम एक हो पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर पाते हैं, तो ये अनेकता की एकता का भाव, अनेकता में एकता की भावना का परिचय मिलता है। और राष्ट्र के अस्तित्व का मुख्य आधार यही होता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक ने किसे गौरव के साथ धारण करने को कहा है, तो आप कहोगे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यही बात आपको बतानी है कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति की, जो भी आविष्कार किए, उसको हम बड़े गर्व के साथ अपनाते हैं, धारण करते हैं, है ना। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। लेखक ने संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसे प्रस्तुत किया है। देखो, लोक गीत है, शादी के गीत है, भाषा है, ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ने संस्कृति को आगे बढ़ाने, वाहक मतलब जो आगे ले जाए, तो संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में लोक गीतों और कथाओं को प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो हर क्षेत्र के अपने लोकगीत होते हैं, वो लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, और उसके द्वारा हम जानते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उस समय की कहानियां सुनते हैं। तो ये आपकी इनमें संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहां आनंद की भरपूर भावना प्राप्त होती है। संवर्धन शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। देखो, यहाँ पर सम और वर्धन, ये जो म है ये अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, अनुस्वार। ठीक, तो यहाँ पर माँ को अनुस्वार बना देते हो और संवर्धन। अब ये माँ एक व्यंजन है, वह एक व्यंजन है। जब भी व्यंजन और व्यंजन में संधि होती है तो व्यंजन संधि। अगर मैं यहाँ पर कहती महा और ईश, अब देखो महा में आ स्वर है, इसमें ई है, अब ये दोनों में स्वर है इसलिए स्वर संधि। तो व्यंजन और व्यंजन में हो रही है तो व्यंजन संधि, स्वर और स्वर में हो रही है तो स्वर संधि। किस भावना के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अपनी प्राचीनता के प्रति जब हम गौरव रखते हैं तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। देखो, आपके गद्यांश में ही दिख जाएगा इसका उत्तर भी आपको, कि उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, इसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, और राष्ट्र संवर्धन का यही स्वाभाविक प्रकार है। तो जब हम अपने अतीत को, अपने भूतकाल को, अपने पूर्वजों के जो भी उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया है, जब हम उसको गर्व के साथ धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो अपने आप राष्ट्र संवर्धन होता है, राष्ट्र का विकास होता है और हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। ठीक, अब हमारा चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल है नहीं। जैसे ये वाला गद्यांश मैंने आपको लास्ट पढ़ा रखा था, इसके नेक्स्ट गद्यांश पर चलते हैं। नेक्स्ट गद्यांश था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट गद्यांश है इसका, कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती फुर्ती। प्रश्न देखते हैं इसमें से, चैप्टर तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहला प्रश्न तो यही आ जाता है। दूसरा, लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो जादू की बात हो रही है वो मदर मार्गरेट के जादू की बात हो रही है। तो आप बताओगे कि मदर मार्गरेट है ना, जो आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर, मदर मार्गरेट। होम मतलब रॉबर्ट नर्सिंग होम है ना, उस होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट की बात यहाँ पर की जा रही है। और उनको जो रोगियों को ठीक करने वाला जादू आता है, एक जादू आप मक्खी को, इंसान को मक्खी बना दो, है ना, लड़के को कबूतर बना दो, एक तो ये जादू है। एक है मक्खी को इंसान बना देना, और मक्खी का मतलब है रोगी, जिसके जीवन जीने की उम्मीद खत्म हो गई है, उसमें जीवन भर जीने की उम्मीद भर देना, उसके चेहरे पर हंसी ले आना। ऐसा जो जादू जानती है वह है मदर मार्गरेट। मक्खियों को नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का आशय क्या है। तो आप यही बताओगे, इस पंक्तियों का आशय है कि मदर मार्गरेट एक ऐसी विचित्र जादूकरनी के समान व्यक्तित्व वाली महिला है
जो मक्खी को भी आदमी बना देती हैं। यानी एक जो मृत प्राय है, मौत के मुख में है, कमजोर हो चुका है, जीवन जीने की उम्मीद खो चुका है, ऐसे रोगी में जीवन की आशा का संचार कर देना, यही है मक्खी को आदमी बना देना। लेखक ने मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में क्या कहा है? क्या कहा है? उनकी चाल में ऐसी फुर्ती है, व्यवहार में ऐसी मस्ती है, हंसी ऐसी है कि मोतियों की बोरी खुल पड़े, और काम ऐसा है कि मशीन फेल हो जाए। तो यही बताओगे कि उनके व्यवहार में चुस्ती है, फुर्ती है, हंसती रहती है। वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि कोई बोरी खुल के मोती बिखर गए हो। उनके कार्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके कामों में ऐसी निपुणता और संतुलन है कि उसमें कोई कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनके काम के आगे तो मशीनें फेल है। ये सब बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल, मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, सेवानिरत जीवन की? प्रश्न उत्तर देखिए। पहला तो यही है। दूसरा, यह किस दीपक की ज्योत है, इसका क्या भाव है? तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो काम कर रही नर्सें हैं, उनके जीवन में एक ही उनका लक्ष्य है, वह है रोगियों की सेवा। और वो रोगियों की सेवा में अपने आप को इतना समर्पित कर चुकी हैं कि उनको ऐसा लगता है उनके जीवन में और कुछ काम है नहीं। और यह जो आपकी मानवता की सेवा की ज्योत उनके अंदर जगी हुई है, जिसके कारण वो खुश दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में इतना खोया हुआ है, उसी काम को कर रहा है जो उसको पसंद है, तो उसके चेहरे पर खुशी होगी। इसीलिए कहा कि यहाँ पर रोगियों को सेवा करने वाली नर्सें अपने कार्य में इतनी डूबी हुई हैं, इतनी मग्न है, उनके जीवन का लक्ष्य ही रोगियों की सेवा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई ऐसी ज्योति है जो मानो उनके चेहरे पर प्रकाश लाती है, उनको इतनी ऊर्जा देती है कि वो इतनी उम्र दराज होने के बाद इतनी फुर्ती से काम करें। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस बात में जैसे हम कहें कि वो जो आपकी फ्रांस की और जर्मनी की महिलाएं हैं, भारत की नहीं है, तो हम में तो भाषा का अंतर है, संस्कृति का अंतर है, देश का अंतर है, धर्म का अंतर है, जाति का अंतर है। बताओ हमारे बीच कितने अंतर हैं, पर ये अंतर कभी खत्म नहीं होंगे, ये अंतर हमेशा रहेंगे। पर विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है कि हम मानवता को सबसे ऊपर रखें। हम जाति, धर्म, भाषा इसको ऊपर ना रखें, हम ऊपर रखें मानवता। तब जब आप मानवता को ऊपर रखोगे तो आपके लिए ना संस्कृति मायने रखेगी, ना भाषा मायने रखेगी, ना देश मायने रखेगा। आप फिर सबको एक ही नजर से देखोगे। तो यही आप बताओगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में रही जो नर्सें हैं वो अलग अलग देशों से हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, किंतु उनके हृदय में प्रज्वलित प्रेम और सेवा की ज्योति संपूर्ण विश्व में लौकिक और सर्वोत्तम है, जो सबको रास्ता दिखाती है। जिसकी नजर में रोगियों की सेवा करना सबसे ऊंचा धर्म है, उसमें वो भाषा नहीं देखती, देश नहीं देखती है। ये बात आपको यहाँ पर समझानी होगी। प्रस्तुत गद्यांश में किस चमत्कारी अनुभव की ओर संकेत किया गया है? वही जो सबसे ज्यादा बूढ़ी है, वो सबसे ज्यादा फुर्तीली है, उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक है, वह उतनी अधिक प्रसन्न रहती है, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान खिली रहती है। और इसी के ऊपर आपके लेखक ने यहाँ पर संकेत किया है। यहाँ लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे कि लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत, ऐसा लक्ष्य जो कि आपके अंदर लगातार आपको दिखाई दे रहा है, और वो जो ज्योत होगी, वह जो प्रकाश होगा, वह आपको लगातार रास्ता दिखाते जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप आप के अंदर एक अलौकिक शक्ति, एक अलग ऊर्जा का एहसास आपको होगा, और आप अपने कार्य में लगे रहोगे। तो यह आपके रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो नर्सें हैं, ये अपनी सेवा संबंधित कार्यों को इस प्रकार करती हैं जैसे उनके अंदर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने सेवा संबंधित कार्य में दिन रात एकाग्रचित्त होकर लगी रहती है। और नर्सों का पूर्ण ध्यान और प्रयास केवल रोगियों की सेवा में लगा रहता है। इसी बात को यहाँ पर लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत कहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या में तो रेखांकित अंश इसी बात को, ये जो बातें हमने यहाँ पर कही हैं, वही बातें सारी आपको लिखनी है। लेखक कहते हैं कि यह जो लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत है, जो अंदर से ऊर्जा देती है, जो अंदर से आपको रास्ता दिखाती है, जो आप अपने लक्ष्य की तरफ मुस्कान के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, इस दीपक को सर्वोत्तम ज्योति कहा है। यह एक जागरूक व्यक्ति जो होता है, वही उसी के अंदर यह ज्योत जलती है। और यह आप सेवानिरत जीवन की, जो दूसरों की सेवा में लगा रहता है, उसके अंदर यह अलौकिक शक्ति अपने आप आ जाती है कि वह अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन जीता है, यानी रोगियों की सेवा में लगा रहता है। और भाषा के भेद तो थे, रहेंगे भी आगे, पर यह दूसरों की सेवा करना, मानवता को ऊपर मानना और इस प्रकार लक्ष्य को ही अपना जीवन बना लेना, यही ज्योत को विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कहा गया है। समय कितना हो गया है? 52। 5 मिनट और रखते हैं, फिर अगली क्लास को, फिर आपके अगला मतलब मैं एंड कर दूंगी।
मैंने भावना से अभिभूत सोकर सोचा, बिना प्रसव किए माँ बन सकती है। अच्छा, तो ये मदर टेरेसा के बारे में आ गया। नव युवती का नाम क्या था, उसकी जन्मभूमि कहाँ थी? ये प्रश्न तो आसान है। नव युवती कौन है? क्रिस्ट हेल्ड। उनकी जन्मभूमि किस क्या बताई है? जर्मनी। नव युवती की वेशभूषा रूप रंग के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो आप बता दो क्या लिखा था कि उन्होंने भी श्वेत कपड़े पहने हुए थे, है ना? उसी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक, गौर और आकर्षक कहने पर यह दोनों ही शब्द उनके स्वरूप का चित्रण करने में असफल। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको इनके स्वरूप के बारे में यहाँ लिख देनी है। अभिभूत और दुहिता शब्दों के अर्थ लिखिए। अभिभूत मतलब बिल्कुल भाव विभोर हो जाना, भावनाओं से भर जाना। हृदय में आपकी बहुत सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती है, तो उसको भाव विभोर हो जाना बोलते हैं। दुहिता बेटी होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहते हैं मैंने भावना से अभिभूत होकर सोचा, यानी मैं भाव विभोर हो गया मदर टेरेसा को देखकर कि ये तो बिना प्रसव किए माँ बन गई। ज्यादातर तो ऐसे निस्वार्थ बिना किसी अपने फायदे को सोचे माँ ही दूसरों की सेवा करती हैं, और यहाँ तो मदर टेरेसा इन रोगियों की ऐसी सेवा कर रही है जैसे इन्होंने बिना प्रसव किए इनकी माँ बन गई हो। और माँ ही हो सकती है जो केवल 30 रुपये मासिक वेतन पर, जिससे उनका केवल जीवन चल रहा है ना। वो ऐसा नहीं है कि भैया घर जोड़ रही है, किसी को पैसे भेज रही हैं। उनका जो जीवन है बस उतना चल पा रहा है, उतने में वह 30 वर्षों से 20 वर्षों से दिन रात सेवा में लगी हुई है। वह पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरने का कार्य कर रही है। तो यह कोई माँ ही कर सकती है, यह बात लेखक आपके यहाँ पर सोचते हैं। तो यहाँ मदर टेरेसा के इस निस्वार्थ सेवा, रोगियों के प्रति उनका प्रेम देखकर लेखक भाव विभोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि मदर टेरेसा तो बिना बच्चे को जन्म दिए जैसे माँ बन गई हो। वह केवल जीवन गुजारने लायक जो उनको 30 रुपया मिलता है, उतने मात्र में 20 वर्षों से रोगियों की सेवा कर रही हैं। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है कि बीमार रोगियों के जीवन को आपके ठीक करना और उनके चेहरे पर हंसी ले आना। बिना प्रसव किए माँ बन सकती है, इसका आशय क्या है? तो आप बताओ। जैसे माँ बिना किसी स्वार्थ के निष्काम होकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है, बिल्कुल ऐसे ही मदर टेरेसा भी बिना किसी अपने स्वार्थ के निस्वार्थ होकर अपना सब कुछ त्याग कर, अपना घर, देश, भाषा, लोग सब कुछ छोड़कर केवल रोगियों के लिए ही जी रही हैं। इसी को बिना प्रसव किए माँ बनना कहा गया है। फाइनली ये दोनों चैप्टर हमारे हुए कंप्लीट। अब जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो इसके आगे के जो 2 चैप्टर होंगे, के आगे के 2 चैप्टर कौन से हैं? एक तो है अशोक का फूल, है ना, अशोक का फूल, और एक है भाषा और आधुनिकता। ये दोनों चैप्टर मैं कल की क्लास में इसके की पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगी, है ना। की पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आगे आपके भाषा और आधुनिकता, ये दोनों चैप्टर कल पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारे पास 2-2 करते हुए इस हफ्ते में मुझे लग रहा है गद्य खंड खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 दिन में हमारा पद्य खंड का रिवीजन हो जाएगा, फिर संस्कृत खंड, और ऐसे करते हुए 10 जनवरी तक हमारी ये क्लासेस चलेंगी। और पूरे सिलेबस का आपको इसमें ये समझ में आ जाएगा कि गद्यांश पूछ कैसे रहा है, उत्तर कैसे लिखना है। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ा नहीं, जरूरी नहीं है कि ये उत्तर आपको याद करने हैं। आपको चैप्टर अगर समझ में आ गया है तो उसका उत्तर आप खुद बना के लिखेंगे। शब्दों का हेर फेर चलेगा, आप आपने क्या समझा, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका उत्तर होगा। रटना इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में भी उत्तर लिखे हुए हैं, और मैंने स्लाइड के उत्तर ना बताते हुए आपको गद्यांश से ही एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम जो गद्यांश में समझे हैं उसको अपने शब्दों में उतारना होता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको चैप्टर समझ में आए। तो पहली क्लास मेरी वही होती है जिसमें मैं आपको चैप्टर को बिल्कुल समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके। फिर उसके बेस पर नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस की रहेगी। तो कल की क्लास में भी हम इन दोनों चैप्टर के की पॉइंट्स को समझेंगे, ये चैप्टर क्या मैसेज देता है आपको। फिर अगली क्लास में इसके गद्यांश आधारित प्रश्नों। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।